हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। वर्ड्स ऑफन कंफ्यूजिंग, ऐसे शब्द जो अपने यूज के लिए व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं एग्जाम्स में, आम बोलचाल की भाषा में, राइट। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया गया है और जो मोस्ट कॉमनली मिसयूज्ड और कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं उसको हम इस सीरीज के दौरान कवर करेंगे। क्लास नंबर 1 हम ले चुके हैं, आज हमारी क्लास नंबर 2 है और बिना किसी विलंब के, बिना किसी देरी के, राइट, अपने नोट्स बनाने के लिए आप तैयार हो जाएं। आज हम पहला जो डिफरेंस जानने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और आम बोलचाल की भाषा में बड़ा कॉमनली उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, राइट। और वो क्या है? अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है? अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या अंतर होता है? भाई एक छोटी सी बात, अग्रीमेंट का भी मतलब समझौता होता है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब समझौता होता है, बिल्कुल सही है। हिंदी में हम इसे समझौता कहते हैं, भाई आपस में समझौता है, ठीक है जी। इसका भी मतलब समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके का समझौता है, बिल्कुल सही बात है जी, ये भी समझौता है। कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरीके का समझौता होता है, आपस में वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के लिए कोई चीज अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो फिर अंतर क्या है सर? कब हम उसे अग्रीमेंट कहते हैं, कब उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं? डिफरेंस क्या है? देखिए, जब भी म्यूचुअल लेवल पर, MUTUAL, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अगर कोई एग्रीमेंट होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अगर कोई एग्रीमेंट होता है, उसको म्यूचुअल का मतलब भाई ठीक है हम ऐसा करेंगे, सामने वाले भी कह दिया कि हम ऐसा करेंगे, और चीजें ओरली हो गई, आम बोलचाल के आधार पर ही घटित हो गई। जैसे इक्का दुक्का कोई क्या हुआ कि कोई, भाई तुम गवाह रहोगे, ऐसे कोई सामाजिक तरीके से कोई समझौता कर लिया गया कि हमारे बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है, तुमने इस चीज को देखा, तुम विटनेस रहोगे, ऐसे इक्का दुक्का विटनेस खड़े कर लिए, राइट। तो वो अग्रीमेंट होता है। म्यूचुअल का मतलब होता है बस दो व्यक्तियों ने बैठ के आपस में बातें कर ली और डिसाइड कर लिया कि भाई ऐसा कुछ होगा, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित कोई भी समझौता है उसे एग्रीमेंट कहा जाता है। बट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपको लीगली बाइंड करता है, लीगली बाइंडिंग, बाइंड का मतलब बांधना, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, यानी कि ये भी अग्रीमेंट है पर इसमें क्या होता है बेटा, एक प्रावधान होता है, यानी कि कानूनी रूप से आप बंध जाते हो। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट, इसका मतलब बाइंड का मतलब क्या होता है कि आप बंध गए हैं किसी चीज को लेकर, राइट। यानी कि एक बंधन जुड़ जाता है जो कि लीगल है, कानूनी रूप से आप बंध जाते हो कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो अगर कोई हर्जाना होता है दूसरी पार्टी को आपकी वजह से, तो उसका हर्जाना आपको देना पड़ेगा। जैसे कई बार होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी कंपनी में जब आप इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हो, इंटरव्यू फेस करने के लिए जाते हो, कहते भाई जॉब मिल जाएगी, कहते हैं हाँ जॉब मिल जाएगी, आप ज्वाइनिंग के 1 साल के पहले आप छोड़ेंगे नहीं। आपने या तो ओरली कह दिया कि हाँ सर नहीं छोड़ेंगे, तो देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड द HR या फिर कंपनी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हो गया। पर अगर वो लिखित में लेते हैं कि भाई अगर उसी अग्रीमेंट में एक क्लॉज या एक शर्त ये डाल दी जाती है कि अगर आप 1 साल से पहले छोड़ते हैं, अगर आप 1 साल से पहले जॉब छोड़ते हैं तो आपको 10 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर आप 1 साल से पहले नौकरी छोड़ते हैं तो आपको 10 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा और उस पर आपको साइन ले लिया जाता है। अब ये एग्रीमेंट नहीं है बेटा, अब लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट हो गया, आपने साइन कर दिए स्टैंप पेपर पे, ये सारी चीजें घटित हो गई। तो अग्रीमेंट का मतलब होता है बस ओरली घटित हुआ, वो अग्रीमेंट हो सकता है, अग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है, राइट। जैसे वो ओरल भी हो सकता है, वो रिटर्न भी हो सकता है, पर लीगली बाइंड नहीं हो सकता, वो लीगल यानी कानून के दायरे में नहीं आता। जैसे कई बार क्या होता है कि आपने मुझसे 2 रुपए कई बार होता है हम आपस में पैसे जो है ब्याज पर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि गांव में, शहरों में ऐसा होता है कि मैंने किसी से पैसा लिया, 2 रुपए सैकड़ा, 1 रुपए सैकड़ा, 5 रुपए सैकड़ा, ऐसा कुछ रेट होता है, वो अपने ऊपर लाइजनिंग की बात होती है। मैंने ले लिया पैसा, अब वो पैसा जो है वो हकीकत में एक एग्रीमेंट के आधार पर मुझे मिला कि भाई तुम इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ये लीगल नहीं है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप मुझे देते रहोगे, पर इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, कोई समझौता नहीं है, कोई लिखित तो हुआ नहीं है, राइट। अगर वो चीज लिखित में हो जाती है, लीगली बाइंड हो जाती है, कोर्ट के किसी पेपर पर, स्टैम्प पेपर पर आप लिख देते हैं, तो वो लीगली जो अग्रीमेंट है वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अगर मैं एक स्टेटमेंट कहूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू ब्रेक द
blank, you will have to pay the fine of rupees 5 lakh। 5 लाख रुपए का जो फाइन है वो आपको भरना पड़ेगा। अगर इस फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शन में मान लीजिए अग्रीमेंट भी है, देयर इज एन ऑप्शन अग्रीमेंट, और इसी में आपको मिलता है कॉन्ट्रैक्ट भी। अब यहां पे अगर आप देखें क्या अग्रीमेंट गलत होगा? नहीं बेटा, गलत नहीं होगा, ये बात समझना, गलत नहीं होगा, हो सकता है म्यूचुअल, पर जब जैसे ही आ गया पे द फाइन ऑफ रुपीज 5 लाख, आपको देना पड़ेगा, इसका मतलब देना पड़ेगा, ये मजबूरी को शो कर रहा है, मजबूरी को शो कर रहा है, इसका मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप ये समझौता तोड़ोगे, अब देखो ध्यान से, तो यहां पे क्या आएगा? पक्के तौर पर मान लीजिए ऑप्शन में अग्रीमेंट भी और कॉन्ट्रैक्ट भी, तो हम प्रायोरिटी किसे देंगे? डेफिनेटली इसमें जो प्रायोरिटी होगी आपकी आंसर की वो नंबर 2 होगी, यानी कि इसमें जो आंसर आएगा वो कॉन्ट्रैक्ट आएगा। व्हाई? बिकॉज लीगली बाइंडिंग है, यानी कि कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे आपको फेस करने पड़ेंगे। पर अगर इसी वाक्य को मैं ऐसे लिख देता, बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं वाक्य को ऐसे पुट करता हूं, बहुत ध्यान से महसूस कीजिएगा, मैंने कहा भाई अगर तुम इफ यू ब्रेक द ब्लैंक यू विल spoil relations with him। अगर आप उससे अपना समझौता तोड़ लेते हो तो आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। अब देखो रिश्ता खराब हो रहा है, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कोई चीज बांधे हुए है, पर हाँ रिश्ता खराब हो जाएगा। तो रिश्ता खराब हो जाएगा तो रिश्ता तो ये था ना कि आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आपस की खराब हो जाएगी, राइट? तो वाक्य का अंदाजा लेने पर हम देखते हैं, तो यहाँ पे कहते भी अगर आप ये तोड़ते हो, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट आएगा या अग्रीमेंट आएगा, तो बेहतरीन होगा कि यहाँ पे अब ऐसा कुछ नहीं कि फाइन वाइन का इंडिकेशन मिल रहा है या लीगली आपको बाउंड कोई चीज कर रही है, ऐसा तो नहीं है। तो अल्टीमेटली बात किस पे हो रही है? रिलेशन जो है वो खराब हो जाएगा। अब रिलेशन खराब होगा, इसका मतलब क्या है? चीजें म्यूचुअल चल रही थी, तो इसका मतलब ऑप्शन में क्या आ जाएगा? अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट का मतलब ये होता है बेटा कि अग्रीमेंट मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आम बोलचाल की सहमति से जो भी चीज की जाती है वो अग्रीमेंट है, पर अगर उसी को स्टैम्प पेपर पर ले लिया जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट है, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए मैं आपके घर पे किराए पे रहता हूं और मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं कराया, देखो मैंने एग्रीमेंट कहा, राइट? बेसिकली जैसे भी एग्रीमेंट कराता हूं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है आपके और मेरे बीच में। अगर स्टैम्प पेपर पर साइन हो गए हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंड हो चुके हैं आप, इसलिए कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको किराया समय से जाता रहेगा, और मैं लीगली बाइंड हो जाता हूं कि मैं समय से आपको किराया देता रहूंगा। तो अल्टीमेटली वो सारी की सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट कही जाती है, पर फिर भी उसको क्या कहा जाता है? रेंट एग्रीमेंट। वो रेंट एग्रीमेंट है क्या? दिस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द टेनेंट एंड द पर्सन हु ओन्स द हाउस। एक ऐसा व्यक्ति, वो व्यक्ति जो जिसका घर है और व्यक्ति जो किराए पर रहता है, वो उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, राइट? सो बेसिकली ऐसा कुछ प्रावधान जो लीगली बाइंड करता है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है, अदरवाइज उसे हम अग्रीमेंट ही कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला अग्रीमेंट है, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अलावा उसमें अगर लीगल क्लॉज डाल दिए जाते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर आपने उस प्रावधान को तोड़ा, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। अब हमें जानना चाहिए द डिफरेंस बिटवीन आंसर एंड रिप्लाई, कि भाई इसमें क्या अंतर होता है। आंसर का मतलब होता है, इसका भी मतलब जवाब होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है, इसका मतलब जवाब है, इसका मतलब क्या है? जवाब। और इसका भी मतलब क्या है? जवाब। फिर अंतर क्या है जी? ये एक कॉमन रिस्पॉन्स है, कॉमन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, कॉमन रिस्पॉन्स, कॉमन रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन। किसी क्वेश्चन को एक कॉमन रिस्पॉन्स जो दिया जाता है वो आंसर है। रिप्लाई क्या है? रिप्लाई कौन सा जवाब है? फॉर्मल, राइट? फॉर्मल रिस्पॉन्स। अब फॉर्मल रिस्पॉन्स क्या होता है बताता हूं। अब ये कॉमन रिस्पॉन्स और फॉर्मल रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन, राइट? टू अ क्वेश्चन या टू अ प्रॉब्लम या टू अ लेटर, रिप्लाई कहा जाता है। कॉमन रिस्पॉन्स क्या होता है? जो कॉमनली, मान लीजिए छोटा बच्चा भी आंसर कर सकता है, रिप्लाई नहीं, वो रिप्लाई नहीं होता बेटा, वो क्या होता है? वो आंसर होता है। जैसे मैंने पूछा बेटा खाना खा लिया,
राइट, मान लीजिए मैंने अपने बेटे से बेटा खाना खा लिया, हाँ खा लिया, नहीं खाया, ये क्या है, ये रिप्लाई नहीं है, ये क्या है, आंसर, राइट। पर अगर यही बात मान लीजिए एक मैनेजर कहता है कि भाई तुमने अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं सौंपी, राइट, तुमने अभी तक मुझे रिपोर्ट नहीं सौंपी, जो प्रोजेक्ट है वो कैसा चल रहा है। अब क्वेश्चन तो ये भी है कि तुमने रिपोर्ट नहीं सौंपी, आप अगर कहते हैं कि सर मैं सौंप दूंगा, तो वो ये कहेगा ऐसे यार ओरली थोड़ी ना, तुमने कहा नहीं सौंपी, कहते हाँ बंदर बैठा है, कहते हाँ बंदर बैठा है, ये आंसर है। कहते रिपोर्ट सौंपी, कहते सौंप दूंगा, ये ऐसी बात नहीं बनेगी, सौंप दूंगा नहीं। जब आप इस प्रॉब्लम को करोगे तो यू विल हैव टू, अब उस अधिकारी को जब भी आप करोगे तो वो क्या होता है, वो रिप्लाई होता है, वो आंसर नहीं होता, राइट। कभी भी आप अगर अपने फादर के क्वेश्चन को करते हो, याद रखिएगा फॉर्मल का मतलब है यहां पे क्या होता है भाई, सिंपल नहीं, सिंपल तरीके से नहीं, उसको या तो आप लिखित में सौंपते हो या फिर आपका जो मोड ऑफ ऑपरेशन होता है, आपका जो बोलने का काम करने की जो शैली होती है, उसमें वो बिल्कुल पूरी फॉर्मेलिटीज को ध्यान में रखते हुए होती है। इस बात को समझने के लिए आई ब्लैंक all the questions of my father। क्या यहां रिप्लाई नहीं आ सकता? आ सकता है, पर अगर फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाए कि यहां पे रिप्लाई होगा या आंसर होगा, एक और लेते हैं बेटा, आई ब्लैंक the letter of my boss। अब यहां पे I answered the letter of my boss नहीं, लिखित में या पूरी फॉर्मेलिटीज आप ध्यान में रखते हो उस चीज को करोगे तो यहां पे आएगा क्या, रिप्लाइड। I replied the letter of my boss, और यहां I answered, क्योंकि वहां पे राइट जब आप किसी अधिकारी को करते हैं डेफिनेटली यू कैन यूज आंसर ओवर देयर, बट जब तमाम फॉर्मेलिटीज आपके दिमाग में आ जाती हैं, फॉर्मल रिस्पॉन्स जब होता है किसी चीज का, जैसे क्या होता है लेटर का जब फॉर्मेट है या फिर कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं या लेटर कर रहे हैं, तो वो जो लेटर, जैसे आप किसी चीज की समस्या को आगे रख रहे हैं, आपसे पूछा गया है कोई प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा है, तो आप आंसर नहीं करते उसको आप क्या करते हो, रिप्लाई, राइट। और जब सिंपल आप जनरली कह देते अपने दोस्तों में बैठे, अपने परिवार के सदस्यों में, वो चीज क्या होती है, वो आंसर में होती है, राइट। जब एक प्रॉपर आप मोड ऑफ ऑपरेशन एक इस तरीके का बनाना पड़ता है, यानी कि इस बात को समझना कि अगर सहज प्रवृत्ति के हिसाब से, कॉमन का मतलब क्या हो गया, आंसर हमेशा सहज होता है, कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं पड़ता, बगैर सोचे समझे सहज होता है, ये मतलब स्पॉन्टेनियस होता है, ये सहज होता है, जैसे मुंह से निकला बोल दिया। पर रिप्लाई सहज नहीं होता बेटा, इसका मतलब क्या है, सोच विचार कर आप किसी चीज को जवाब देते हो, यानी कि यहां पे सोचा समझा, आप ये समझ लेते हो कि मैं जो भी बोलूंगा उसका एक कॉन्सिक्वेंस होगा, सोच समझकर आप जवाब देते हो, तो वो क्या होता है तो जवाब ही दोनों, सोच समझकर जब जवाब देते हो तो वो रिप्लाई है, राइट। जैसे आप ये नहीं कहते डोंट आंसर ट्राई टू रिप्लाई, इसका मतलब ये है कि बेटा ऐसे नहीं जो मुंह में आया वो बोल दिया, सिर्फ और सिर्फ रिप्लाई। तो आंसर और रिप्लाई में ये है कि आप पूरे तरीके से अपने सही गलत के भविष्य के परिणाम को सोचकर जब जवाब करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिप्लाई। और अगर ऐसा ही जो मुंह में आया वो बोल दिया, वो आंसर है, कहते यू आंसर्ड जस्ट लाइक दैट, बस ऐसे ही बगैर सोचे समझे बोल दिया, तो वो आंसर है, अदरवाइज उसको हम क्या कहते हैं, रिप्लाई कहते हैं, राइट। सो आगे हम जानते हैं, लेट्स मूव, दो हमने किए, लेट्स मूव टू द थर्ड वन। और जो थर्ड है, द डिफरेंस बिटवीन assassinate और किल, दोनों का ही मतलब मारना होता है बेटा, दोनों का ही मतलब मारना होता है, assassinate और किल। assassinate, राइट, किसी को मारना, assassinate और किल में क्या अंतर है, इसका भी मतलब होता है मारना और इसका भी मतलब होता है मारना, मार डालना, दैट्स कॉल्ड assassinate। तो assassinate और किल में क्या अंतर है, देखिए बेटा, ये बेसिकली किसी को सिंपली मौत की घाट उतार देना, पर इसका मतलब क्या है भाई, मारना तो इसको भी है, मारना इसको भी है, दोनों का मतलब मारना है, तो फिर मारने और मारने में अंतर क्या है भाई, assassinate अगर हम कहेंगे, राइट, तो इसमें अंतर क्या हो जाता है भाई, इसका मतलब क्या है, किसी को वंचित कर देना, इसे कहते हैं डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब क्या है, वंचित, डिप्राइव ऑफ लाइफ, किसी को जिंदगी से वंचित कर देना, दैट इज कॉल्ड डिप्राइव ऑफ लाइफ।
तो डिप्राइव समबडी ऑफ लाइफ यानी कि जिंदगी से किसी को वंचित कर देना वो किल है, पर असासिनेट का है, असासिनेट है पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर यानी कि जो राजनीतिक हत्या होती है, राजनीतिक मतलब किसी लीडर की, पॉलिटिकल लीडर की, वो असासिनेट है। अच्छा अगर मैं कहूं, ध्यान से देखिएगा, डिप्राइव ऑफ लाइफ यानी कि कोई भी साधारण इंसान है उसे मार दिया जाता है, वो किल है, वो मर्डर है। जैसे मान लीजिए अगर मैं एक स्टेटमेंट कहूं, ध्यान से देखिएगा कि द टू बॉयज वर ब्लैंक बाय गुंड्स, भाई गुंडों के द्वारा उनको मार दिया गया, गुंडों के द्वारा उन्हें मार दिया गया। यहां ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, यहां पे आपको दिया जाता है असासिनेटेड आएगा या फिर किल्ड आएगा। किल्ड और मर्डर्ड एक ही बात है, मर्डर भी वही है, टेक अवे द लाइफ, जिंदगी ले लेना किसी की, डिप्राइव का मतलब वंचित करना होता है, डिप्राइव समबडी ऑफ लाइफ, ठीक है। और यहीं पे अगर मैं कहूं, मान लीजिए मैं स्टेटमेंट लेता हूं कि द लीडर was blank by the dissident, dissident का मतलब क्या होता है? असहमत। डिसिडेंट का मतलब असहमत होता है। डबल एस और सिंगल एस बेटा दोनों होती है स्पेलिंग, ब्रिटिश और अमेरिकन का फर्क है, राइट। डिसिडेंट, द लीडर वॉज ब्लैंक बाय द डिसिडेंट पार्टीसंस, और पार्टीसंस क्या होते हैं? सपोर्टर्स। जो असहमत, डिसिडेंट का मतलब क्या हुआ? असहमत, जो सहमत नहीं है, असहमत, जो असहमत समर्थक हैं, उसी के अपने समर्थक, असहमत समर्थक जो थे, उन्होंने लीडर को मार डाला। अब अगर ऑप्शन है, मान लीजिए यहां पे क्या किल्ड या असासिनेटेड, और ऊपर किल्ड या असासिनेटेड, अब टू बॉयज हैं, तो इसका कोई पॉलिटिकल फिगर तो है नहीं, राइट। दे डू नॉट फॉर्म अ पॉलिटिकल फिगर, इसमें कोई राजनीति वगैरह या ऐसा कोई विशेष राजनीतिक कोई छवि तो बच्चों की है नहीं, सिर्फ कहा गया टू बॉयज। इसका मतलब सिंपल तौर पर हम जो जवाब देंगे वो जवाब हमारा होगा क्या? यहां पे आ जाएगा किल्ड, और यहां पर जैसे लीडर कहा गया, इसका मतलब नेता था, पॉलिटिकल छवि का व्यक्ति था, किसी को लीड करता था, सो द लीडर वाज किल्ड या असासिनेटेड, तो यहां पे आंसर आ जाएगा क्या? असासिनेटेड। सो द लीडर वाज असासिनेटेड बाय द डिसिडेंट पार्टीसंस, यानी कि जैसे होता है ना कि टेररिस्ट्स ऑलवेज ट्राई टू असासिनेट वन और द अदर लीडर ऑफ द नेशन, ऐसा हम कहते हैं, तो असासिनेशन होता है वो, राइट। जैसे राजीव गांधी, द असासिनेशन ऑफ राजीव गांधी, द असासिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी, द असासिनेशन ऑफ महात्मा गांधी, राइट। सो असासिनेशन है बेटा ये। सो असासिनेशन मतलब किसी पॉलिटिकल छवि के व्यक्ति को या राजनीतिक छवि के व्यक्ति को मार डालना, किसी लीडर को मार देना, किसी मिनिस्टर को मार देना, दैट इज कॉल्ड असासिनेट, राइट। और अगला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, द थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू डू, दैट इज, रिवाइज भी करेंगे एक बार खत्म करने से पहले, नंबर 4 आई थिंक, वोकेशन, और अवोकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा जानना, वोकेशन और अवोकेशन। देखो सिर्फ अ का फर्क है, इसीलिए मैंने कहा ये कंफ्यूजिंग होती है बेटा, राइट। वोकेशन और अवोकेशन, इस बात को समझना। जैसे ये कुछ ऐसा ही है जैसे सत्य और असत्य, इसमें अ लगने से बिल्कुल मीनिंग चेंज हो जाता है। वोकेशन का मतलब होता है अपने व्यवसाय से संबंधित, अपने फील्ड से संबंधित कोई भी कृत्य अगर है, अपने फील्ड से संबंधित कोई भी काम अगर आप करते हो, वो क्या है? वोकेशन है, वो वोकेशन कहा जाएगा। और अवोकेशन क्या है? अपने फील्ड से संबंधित नहीं है, यानी कि फील्ड का मतलब क्या है? प्रोफेशन से संबंधित। यहाँ पे फील्ड का मतलब क्या है? भाई आपका जो प्रोफेशन है, अगर आप उससे संबंधित कोई काम करते हैं, वो वोकेशन है। जैसे आपने सुना होगा कि ही इज ऑन, ध्यान से देखिएगा, ही इज ऑन अ ब्लैंक ट्रेनिंग, he is on a blank training for, he is on a blank training for improving
फॉर इंप्रूविंग हिज स्किल्स, फॉर इंप्रूविंग हिज स्किल्स, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। ही इज ऑन अ ब्लैंक ट्रेनिंग फॉर इंप्रूविंग हिज स्किल्स इन हिज वर्क, अपने वर्क में, अपने काम में अपनी स्किल्स को अच्छा करने के लिए वो एक ट्रेनिंग पर है। अभी मैं ऑप्शन दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, अगर मैं कहता हूं, अब यहां पे ऑप्शन देता हूं, ध्यान से दीजिएगा। मान लीजिए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, एक मैं कहता हूं वोकेशनल, एक मैंने कहा वोकेशनल ट्रेनिंग आएगा या फिर अवोकेशनल आएगा। ही इज ऑन अ वोकेशनल ट्रेनिंग आएगा या अवोकेशनल ट्रेनिंग आएगा। अब अवोकेशन क्या है, इस बात को भी हम समझ लेते हैं। फील्ड से संबंधित नहीं है, इसका मतलब आप सीधा सीधा कह देते हो हॉबी। हॉबी का मतलब ये होता है कि जब कुछ नहीं कर रहे तब आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे तब आप क्या कर रहे हो, यानी कि जब खाली हो तो मन किसकी तरफ जाता है, रीडिंग बुक्स, पेंटिंग, गार्डनिंग, मेडिटेशन, राइट, या जो भी आप करते हो, जो भी आप करते हो, दैट इज कॉल्ड हॉबी। यानी कि एक खाली समय में जब आप हो, हाउ डू यू स्पेंड योर लेजर, अपना खाली समय आप किस तरीके से बिताते हो, राइट, जब कुछ नहीं करे, यानी कि एक तरीके से हॉबी, यानी कि जो कैजुअल इंटरेस्ट होता है, फॉर्मल नहीं, कैजुअल इंटरेस्ट की जो चीजें होती हैं, जो कैजुअल इंटरेस्ट की चीजें होती हैं वो अवोकेशन कहलाती हैं। अब एक बात बताओ, अब वो अपने काम को इंप्रूव करने के लिए, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए ट्रेनिंग कर रहा है, तो वो वोकेशनल ट्रेनिंग करेगा या अवोकेशनल करेगा, आप सोचिए, राइट? बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आपको तुरंत समझ में आएगा, सर ये वोकेशन होगा, यानी कि वोकेशन से संबंधित होगा, तो आंसर क्या होगा, वोकेशनल ट्रेनिंग। यानी कि आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। वो आदत के लिए नहीं है, वो अपने काम की स्किल्स को सुधार रहा है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं, मान लीजिए मैं कहता हूं ऑन संडेज, संडेज का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब छुट्टी का दिन। ऑन संडेज आई, ऑन संडेज आई read books, on Sundays I read books of, I read books of body, mind and intellect. On Sundays I read books, on Sundays I read books of body, mind and intellect, यानी कि अपने शरीर, मन और बुद्धि पर जो किताबें हैं वो पढ़ता हूं, लाइक एन। अब यहां पे ऑप्शन दूं अगर मैं, एन से तो खैर अंदाजा लग जाएगा, क्यों ना हम एन को भी इसी में ले लें, क्योंकि ए और एन से तो आप अंदाजा लगा लोगे। अब अगर ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, अगर मैं कहूं अवोकेशन होना चाहिए या फिर एन अवोकेशन होना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एन अवोकेशन होना चाहिए या वोकेशन होना चाहिए? क्या ये काम मेरे प्रोफेशन से संबंधित है? संडेज को तो मैं क्या करूंगा, अभी संडे को इसका मतलब खाली होऊंगा, अंदाजा सामने वाले ने पहले ही दिया। अगर आप खाली है तो इसका मतलब ये लेजर एक्टिविटी हो गई, खाली समय में आप क्या करोगे, जो भी करोगे वो आपकी हॉबी है, राइट? तो लाइक अवोकेशन और एन अवोकेशन, तो डेफिनेटली आपका जो आंसर होगा, हो सकता है कि आज तक सेट ना हो, पर अब आपका मन जो है तुरंत कहेगा सर लाइक एन अवोकेशन, यानी कि एक हॉबी की तरह, एक खाली समय में की जाने वाली एक्टिविटी की तरह मैं जो करता हूं वो क्या है, संडे को मैं किताबें पढ़ता हूं बॉडी, माइंड और इंटेलेक्ट से संबंधित, राइट? सो ये पांचों आपका एक बार रिवाइज भी करेंगे बिफोर फिनिशिंग इट, विल डेफिनेटली रिवाइज द थिंग्स। नंबर 5, द डिफरेंस बिटवीन अबेट और अबेट। दिखने में एक जैसे, उच्चारण एक जैसा, राइट? अबेट और अबेट। अबेट का मतलब होता है कम कर देना किसी चीज को, दोनों ही वर्ब की तरह इस्तेमाल होते हैं। और अबेट का मतलब है किसी चीज को उकसाना, खासकर गलत काम करने के लिए।
मोटिवेट करना नहीं, उकसाना, इंस्टिगेट करना, गलत काम करने के लिए उकसाना। अबेट माने कम कर देना, और अबेट का मतलब उकसाना। जैसे मैं स्टेटमेंट लेता हूं, गलत कार्य करने के लिए उकसाना, जैसे द पेन ब्लैंक आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। अब अगर मैं पूछूं भाई दवाई लेने के बाद जो पेन है वो घटता है या फिर वो और उकस जाता है? आप आफ्टर टेकिंग मेडिसिन, नंबर 1, नंबर 2, द पेन। अब अगर ऑप्शन आए अबेट्स आएगा, क्या वो उकसा देता है? दवाई लेने के बाद पेन उकस जाता है, यानी कि और ज्यादा बढ़िया भड़क जाता है। उकसाना या भड़काना कह सकते हैं। तो मोस्ट कॉमन सेंस क्या कहेगी? दवाई भड़काएगी नहीं, दवाई क्या करेगी? डेफिनेटली पेन जो है वो दवाई लेने के बाद डेफिनेटली क्या वो उकसेगा, भड़केगा या कम होगा? अबेट्स कहना चाहिए या अबेट्स कहना चाहिए? बोलो, द पेन अबेट्स आफ्टर टेकिंग मेडिसिन या पेन अबेट्स आफ्टर टेकिंग मेडिसिन? भाई मेडिसिन तो डेफिनेटली कॉमन सेंस क्या है। अब ये मत सोचना कि सर क्या पता गलत मेडिसिन ले ली हो, उससे पेन और बढ़ गया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना बेटा। यहाँ पे सबसे कॉमन जो दिमाग में आएगा वही है जो सबसे पहले आएगा। भाई पेन और मेडिसिन का सीधा संबंध क्या है? उकसाना या कम करना? कम करना, तो डेफिनेटली आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द आंसर हियर, द पेन अबेट्स। और अबेट का मतलब उकसाना होता है बेटा, अबेट का मतलब होता है उकसाना। जैसे a person with ill will, a person with ill will, अच्छी जो will माने इच्छा और ill माने बुरी, एक बुरी इच्छा वाला व्यक्ति, a person with ill will blank you against your family, अगेंस्ट योर फैमिली, आपकी फैमिली के खिलाफ। अ पर्सन विद इल विल, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी भाव अच्छे नहीं होते, जिसके भाव बुरे होते हैं। अ पर्सन विद इल विल अबेट्स यू या अबेट्स यू, ये वो क्वेश्चन है बेटा जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, न्यूज़पेपर्स में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एक शब्द दूसरे शब्द से। तो बेहतरीन तरीके से अगर आप समझेंगे तो चीजें बड़े आसानी से समझ में आएंगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका जो भाव है वो घटिया होता है, इल माने बुरा, विल माने इच्छा। अ पर्सन विद इल विल, अब वो कम करता है आपको फैमिली के खिलाफ या उकसाता है? तो आप कहोगे सर वो उकसाता है, भड़काता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली क्या हो जाएगा? अबेट्स यू। अ पर्सन विद इल विल अबेट्स यू अगेंस्ट योर फैमिली, और यहाँ पे द पेन अबेट्स, द पेन अबेट्स आफ्टर टेकिंग मेडिसिन। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मास्क ना पहनना है, इट अबेट्स द इन्फेक्शन, राइट? इफ यू डू नॉट पुट ऑन मास्क, इट अबेट्स द इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन को और बढ़ा देता है, राइट? एंड इफ यू पुट ऑन मास्क, इट अबेट्स द इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन को घटा देता है, राइट? तो घटा देना और बढ़ा देना। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं चीजों को, अगर कोई चीज रह गई होगी तो वो उसमें कवर हो जाएगी। लेट्स रिवाइज द थिंग्स कि हमने कहां से स्टार्ट किया था। लेट्स मूव ऑन, आइए लेट्स स्टार्ट। क्लास नंबर 2, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बगैर सोचे समझे सिंपल जवाब दे देना वो आंसर है। सोच समझ के कहते सर मैं इसका जवाब दूंगा, सोच समझ के दूंगा, तो वो रिप्लाई है, राइट? कि भविष्य की सारी चीजों को, खैर आंसर और रिप्लाई तो खैर अगला है, अभी अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है। चलिए, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीमेंट समझौता। आम बोलचाल की भाषा में अगर ऐसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर कोई समझौता है कि भाई चलो हाँ ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ठीक है, कोई गवाह भी बीच में हो सकता है, वो अग्रीमेंट है। पर अगर स्टैम्प पेपर पर ऊपर अगर कोई चीज लिखित में आ जाती है कि इसके कॉन्सिक्वेंस ये होंगे, राइट? अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, जैसे 2 महीने की सिक्योरिटी आपकी सीज हो जाएगी अगर आपने 1 भी महीने का किराया आपने जंप किया, तो हम सिक्योरिटी से काट लेंगे, कुछ ऐसी बातें तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ जाती हैं। इफ यू ब्रेक, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया, इफ यू ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि 5 लाख के जुर्माने की बात है। और इफ यू ब्रेक, यहाँ पे अग्रीमेंट आ जाएगा क्योंकि सिर्फ रिश्तों के खराब होने की बात है। अच्छा, आंसर और जवाब में क्या अंतर? रिप्लाई और आंसर दोनों का मतलब जवाब ही होता है। सोच समझ के दिया गया हो तो उसके लिए रिप्लाई शब्द इस्तेमाल करना उचित है। अगर ऐसे ही बस जो आया मुंह में बोल दिया वो आंसर है बेटा, ज्यादा सोचा समझा नहीं गया उसमें। और यू ऑलवेज रिप्लाई टू अ लेटर, यू नेवर आंसर द लेटर। आप किसी भी लेटर को और एसएमएस को रिप्लाई करोगे, कभी भी आंसर नहीं होता उसका, क्योंकि जो भी आप लिखोगे सोच समझ के लिखा जाएगा, क्योंकि लिखित में अगर कोई चीज आती है तो रिप्लाई में ही जाती है। वेल, इसके बाद असैसिनेट और किल, सिंपल मार डालना किल है, और डिप्राइव ऑफ लाइफ, किसी की जान लेना वो किल है,
राइट। और असैसिनेशन किसके लिए इस्तेमाल होता है? कोई लीडर, कोई नेता, कोई पॉलिटिकल फिगर का व्यक्ति अगर मारा जाता है तो उसे हम असैसिनेट कहते हैं। वोकेशन और अवोकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको हॉबी और कैजुअल इंटरेस्ट की बात की कही जाती है, और वोकेशन जो है वो आपकी फील्ड से संबंधित जो ज्ञान है उसे वोकेशन कहते हैं, राइट, या संबंधित जो काम है उसे वोकेशन कहते हैं। ठीक है, तो वोकेशनल ट्रेनिंग और अवोकेशनल जो चीजें हैं उसके बारे में हमने देखी, राइट। ये सेंटेंस हमने देखे, और सेंटेंस बहुत जरूरी लिखिएगा बेटा। अबेट और अबेट के बारे में हमने कहा कि भाई मास्क अगर नहीं पहनेंगे तो ये उकसाएगा, अबेट्स द इन्फेक्शन, राइट, और अगर मास्क पहनेंगे तो इट अबेट्स द इन्फेक्शन। सो बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार ये सेशंस आपके साथ आते रहेंगे, और ऐसे धीरे 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 चीजों को जोड़ते चले जाएं, लगातार मेहनत करते चले जाएं। स्टे फोकस्ड, स्टे क्रिएटिव, स्टे हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और जरूर बताइएगा कि आज के सेशन में आपको कौन सा शब्द या कौन सा कंपैरिजन बहुत अच्छा लगा, वो आपके कमेंट सेक्शन में मेरा इंतजार रहेगा। और जो शब्द आप अपने इंटरेस्ट के वहां पे लिखते हो वो परमानेंटली आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। सो ट्राई टू पार्टिसिपेट एज मच एज यू कैन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।